बेटा आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो एंड डायनेमिक्स ये दो वर्ड्स से मिलके बना है, जिसमें थर्मो वर्ड का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स इज रिलेटेड विद मोशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम हीट को मोशन के साथ रिलेट करने वाले हैं, और हीट को बेसिकली आप एनर्जी से रिलेट कर सकते हो, बिकॉज हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि आप केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस करते हो, लाइक अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो, सपोज दैट ए प्लस बी गिव सी, तो हमने क्या करना होता है कि हम ए और बी दोनों को मिला के सी बनाते हैं। अब ये बनेगा कैसे? एकदम से तो कोई जादू हो नहीं जाएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले इनिशियली रिएक्टेंट्स में जो बने हुए बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करना पड़ता है, और फिर वो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, टूटने के बाद फिर नए बॉन्ड्स आपके फॉर्म हो जाते हैं। तो बॉन्ड की जब ब्रेकिंग होती है तब आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है, और जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो सिस्टम हीट को क्या करता है? रिलीज करता है। तो इन दोनों ही चीज़ों में हीट का कुछ ना कुछ लेना देना है। सो बेसिकली आप ओवरऑल केमिस्ट्री को जब डील करोगे तो विदाउट रिएक्शंस केमिस्ट्री इज नथिंग। तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस तो हमें ऑब्वियसली है, करना ही करना है। और रिएक्शन हमेशा किसके साथ डील करती हैं? एनर्जी के साथ। अब एनर्जी आप देखो रिएक्टेंट में भी है, और जब हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें भी है। सो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ यहाँ आ रहा है कि पहले वो एनर्जी रिएक्टेंट की थी और अब वो एनर्जी किसकी है? प्रोडक्ट की। लेकिन दोनों तरफ रिलेट किसको किया जा रहा है? एनर्जी को। सो बेसिकली दिस इज हीट इज रिलेटेड टू मोशन। एनर्जी कहाँ है? ट्रांसफर हो रही है। बेसिकली पहले रिएक्टेंट की थी, अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से सपोज दैट समबडी इज हेयर एंड लाइक वन पर्सन इज हेयर और एक अनदर पर्सन इज हेयर। सपोज दैट अगर ये पर्सन इसको पुश करे तो क्या होगा कि सामने वाला गिर जाता है, समवन इज फॉल डाउन। अगर ये वाला जो कोई भी बंदा है अगर इसको पुश करे और ये गिर जाए तो फाइनली हुआ क्या कि इसने अपनी एनर्जी को इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो अगर आप किसी को पुश करते हो तो आप कर क्या रहे हो? आप अपनी एनर्जी को उसमें ट्रांसफर कर रहे हो। तो ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स इज डीलिंग विद एनर्जी, और एनर्जी का कैसे मोशन में है, एनर्जी को आप किस तरह से ट्रांसफर कर रहे हो, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जिनसे आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हो, और एनर्जी किस किस पैटर्न्स में हम स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स में हम वो चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद एनर्जी चेंजेस, या सीधी भाषा में इसको बोला जा सकता है कि हीट विद मोशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्हेन वी डू केमिकल रिएक्शन बॉन्ड इज ब्रोकन एंड ऑल्सो फॉर्म्ड। इफ वी पुश समबडी, अगर आप किसी को भी पुश करते हो, ही और शी विल फॉल, सो एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस। लाइक इन फिजिकल प्रोसेस, आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस करते हो, सपोज दैट आप एक गिलास पानी लो और उसमें नमक मिला दो, तो जब आप उसको मिलाओगे फाइनली यू विल गेट अ सॉल्यूशन। और जब आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें भी एनर्जी चेंजेस होंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस, आपने बर्फ लिया, बर्फ पिघल गई, तो वो कैसे पिघली? उसने हीट को एब्जॉर्ब किया तब वो पिघली। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अगर आप पानी लेते हो और पानी भाप में कन्वर्ट हो रहा है तो वो ऐसे जादू से तो कन्वर्ट हो नहीं गया। पानी ने क्या किया? हीट को एब्जॉर्ब किया एंड फाइनली इट विल गेट इवेपोरेटेड। तो इन सारी ही प्रोसेस में हो क्या रहा है? बेसिकली एनर्जी के चेंजेस हो रहे हैं आपके, नथिंग एल्स। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में जब आप एनर्जी चेंजेस को डिस्कस करने वाले हो तो इन सारे एनर्जी चेंजेस को डिस्कस करने के लिए यू हैव टू डील्स विद सम टर्म्स। तो इस चैप्टर में हमें कुछ टर्म्स को स्टडी करना पड़ेगा ताकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए और हमें चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स में बेटा, वो आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ पूरा थर्मोडायनेमिक्स दो चीज़ों के साथ डील करने वाला है। एक तो होगा आपका सिस्टम, और उसके साथ एक रिलेट करेगा सराउंडिंग। नाउ व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग? सिस्टम क्या है? देखो, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो, आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, तो आप एनर्जी चेंजेस जो है वो देखेंगे कि एनर्जी चेंजेस कहाँ हुए। तो एनर्जी चेंजेस को देखने के लिए वी हैव टू ऑब्जर्व समथिंग। आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तब तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या एनर्जी चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं हुए, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या हुआ। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए हमें किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है, एंड anything which we observe, that observe thing, that is called basically what? सिस्टम। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं थर्मोडायनेमिक्स के साथ, एक तो होता है सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों ही पॉइंट्स, इन चीजों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे कि सपोज करो आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम, इस ट्यूब के अंदर सपोज दैट आपने AgNO3 ऐड किया, और इस AgNO3 के साथ हम सपोज दैट ऐड करते हैं NaCl।
अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और फाइनली हम देखने वाले हैं कि रिएक्शन क्या होने वाली है, तो रिएक्शन होगी ऑब्वियसली इसमें AgCl का वाइट पीपीटी फॉर्म होगा। जब AgCl की वाइट पीपीटी फॉर्म होगी तो ये रिएक्शन कुछ ना कुछ हीट को रिलीज करेगी। अब इस सिस्टम में आप क्या कर रहे हो, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस ट्यूब के अंदर आप रिएक्शन कर रहे हो और इस ट्यूब में आप देखने वाले हो कि एनर्जी चेंजेस क्या हुए। तो ट्यूब के अंदर जो एनर्जी चेंजेस देख रहे हैं हमारे लिए, अब जैसे कि सपोज दैट आप लैब में बैठे हो, तो लैब में बहुत सारी बेंचेस हैं, बच्चे हैं, लेकिन हम किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम तो बस ट्यूब को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें एक रिएक्शन हो रही है। तो ये ट्यूब हमारे लिए क्या कहलाएगी, दिस ट्यूब इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, सिस्टम। और इस ट्यूब को छोड़ के इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं एक्सेप्ट दिस ट्यूब, ट्यूब को छोड़ के इसके इर्द गिर्द जो बेंच हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, तुम्हारे टीचर्स हैं, या जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज कॉल्ड व्हाट, सराउंडिंग। तो यहाँ दो चीज़ें आती है, जैसे सपोज दैट मैं बैठी हूँ, अब मेरे इर्द गिर्द एक बेंच है, एक टेबल है, कॉपी है, तो सिर्फ अगर हम किस चीज़ को ऑब्जर्व करें, सपोज दैट सिर्फ मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मुझ में क्या चेंजेस होने वाले, तो सिर्फ मैं क्या हूँ, सिस्टम, और मुझे छोड़ के ये बुक, टेबल, पेन, एवरीथिंग इज सराउंडिंग, मतलब दुनिया की हर चीज मेरे लिए क्या होगी, सराउंडिंग। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए, दिस इज थ्योरेटिकली, बट अगर आप प्रैक्टिकली बात करते हो तो प्रैक्टिकली हम पूरी दुनिया को डिस्कस एक साथ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक टाइम पे कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं इस टाइम यहाँ बैठी हुई हूँ और मेरे आसपास ये बुक, एक रजिस्टर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक कमरा हो गया या फिर मैक्सिमम मेरा घर हो गया, इन चीज़ों को मैं अपने आप को छोड़ के मैं सराउंडिंग बोल सकती हूँ। बाकी दुनिया की, जैसे इस गली को छोड़ के दूसरी गली, वो भी मेरे लिए सराउंडिंग होगी, लेकिन क्या वो हमारे ऑब्जर्वेशन में है, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो थ्योरेटिकली बोला जाता है कि जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपके लिए सिस्टम है, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ सराउंडिंग है। तो बाकी सब कुछ में आपको, आप लिखने के लिए बोल दो कि हाँ ओवरऑल यूनिवर्स इज सराउंडिंग, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको थर्मोडायनेमिक्स में, बस एक चीज़, जहाँ हम एनर्जी चेंजेस को ऑब्जर्व करने वाले हैं, जिस चीज़ को आप ऑब्जर्वेशन में रख रहे हो वो आपके लिए सिस्टम है, उसको छोड़ के एवरीथिंग इज सराउंडिंग। अब यहाँ अगर दो चीज़ों को मिला दिया जाए, सपोज दैट आप सिस्टम ले लो और उसके साथ हम किसको ऐड कर दें, सराउंडिंग को, तो सिस्टम एक वो चीज़ हो गई जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो और सराउंडिंग उसके आसपास का एनवायरनमेंट हो गया। तो सिस्टम वो जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बाकी पूरी दुनिया आपके लिए क्या है, सराउंडिंग। तो अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला दूँ तो इट विल बिकम इक्वल टू यूनिवर्स। सो बेसिकली अब आपने यहाँ पे दो चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। तो आई थिंक सिस्टम अब आपको क्लियर होगा, अ पार्ट इन विच एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस, जिस पार्ट में एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं या जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, एंड एक्सेप्ट सिस्टम ओवरऑल इज सराउंडिंग। तो अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला दें, वी विल गेट यूनिवर्स। अब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाएंगे तो यूनिवर्स बनेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। एक सिस्टम और एक सराउंडिंग को कौन सेपरेट करता है, एक बाउंड्री सेपरेट करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप एक ग्लास ट्यूब लेते हैं और इसमें कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, तो हमें पता है कि हमें, हमारे लिए ये सिस्टम है और इसके आसपास एयर भी है, बेंच है, डेस्क है, सब कुछ है। तो ये क्या है, आपके लिए एक सिस्टम है जिसमें आप एक रिएक्शन कर रहे हो। अब इस रिएक्शन, ये सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कौन कर रहा है, ये इसकी वॉल, ये ग्लास ट्यूब की जो वॉल है, ये वॉल आपको बता रही है कि इसके अंदर वाला एरिया क्या है, सिस्टम, और इसके बाहर वाला एरिया क्या है, सराउंडिंग। तो दिस बाउंड्री विच इज बेसिकली सेपरेटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो बाउंड्री की जहाँ तक बात है, बाउंड्री बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक रियल बाउंड्री होती है और एक इमेजिनरी। रियल बाउंड्री वो जिसको आप नेक्ड आई से ऑब्जर्व कर सकते हो, और इमेजिनरी बाउंड्री वो जिसको हम नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे आप ग्लास ट्यूब लेते हो, टेस्ट ट्यूब ले रहे हो, तो ट्यूब को तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये हमें दिख रहा है, भाई मैं एक बीकर ले रही हूँ, फ्लास्क ले रही हूँ, कंटेनर ले रही हूँ, तो वो कंटेनर की जो वॉल है, दैट फाइनली सिस्टम, और उसकी जो वॉल है वो आपके सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट कर रही है। तो समझ आता है कहाँ तक सिस्टम शुरू हुआ है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है। लेकिन कुछ इमेजिनरी बाउंड्रीज होती हैं, जैसे मान लो कि आप एक लकड़ी लो और उसे जला दो,
जलाने के बाद हम देखेंगे कि उसमें से फायर हो रहा है, इस तरह से कुछ फायरिंग हो रही है, पर ऐसे थोड़ी पूरी दुनिया जल गई। जब हम किसी किसी पर्टिकुलर एरिया में हम आग जला रहे हैं, तो आग जलाएंगे तो वो कुछ फ्लो करेगी, मतलब ऐसे बर्न होगा, बर्निंग आएगी। तो बर्निंग जब आएगी तो आपको पता है कि आपके लिए ये वाला पार्ट जो है दैट इज सिस्टम, जबकि इसकी कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ पा रहे हो कि कहाँ बाउंड्री है, कहाँ तक सिस्टम है और कहाँ से सराउंडिंग आने वाला है आपका। तो ये होती है आपकी इमेजिनरी बाउंड्रीज। जैसे सपोज करो समुद्र है, नदी तालाब सब कुछ होता है, तो वहां आप देखते हो कि पानी है, क्या पानी के ऊपर कुछ नहीं है? पानी के ऊपर है क्या? एयर। लेकिन क्या एयर आपको दिखाई देती है? क्या आपको समझ आता है? लेकिन आपको समझ आता है कि भाई यहाँ तक पानी है और इसके ऊपर एयर आने वाली है। तो वहाँ कोई रियल बाउंड्री नहीं है, वहाँ एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो दिखती नहीं है पर समझ में आती है। तो ये दो टाइप की बाउंड्रीज होती हैं जो आपके सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। सो दैट इज ओवरऑल हमारी ये जनरल टर्मिनोलॉजी है थर्मोडायनेमिक्स की, जिसको आपको समझना ज़रूरी है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। अब अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम की बात करें, देखो बेटे थर्मोडायनेमिक्स में दो चीज़ें याद रखना, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सराउंडिंग जिस सिस्टम को छोड़ के बाकी सब आपके लिए सराउंडिंग है। तो मेन मुद्दा हमारे लिए कौन है? मुद्दा है हमारे लिए सिस्टम, क्योंकि हम सारी चीज़ें उसी में ऑब्जर्व करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी चेंजेस तो हम सिस्टम में ही देखेंगे। तो यहाँ पर सिस्टम्स जो हैं वो बेसिकली अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, लाइक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम में क्या है, कोई भी आप एक कंटेनर ले लो और उसमें सपोज दैट आप एक फ्लास्क ले लो, एक घर में, जैसे मान लो आपकी मम्मी ने बोला बेटा मैंने पानी उबलने के लिए रखा है और जब गर्म हो जाए तो तू गैस बंद कर दियो। पर आप हो एक नंबर के भुलक्कड़, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता, आप बैठे टीवी देखने और आपको होश ही नहीं है कि गैस चल भी रही है, पानी तो गर्म हो चुका है, गर्म होकर ख़त्म भी हो चुका है और गैस तो कंटिन्यूसली चली जा रही है। फिर तो सोच लो आपके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मान लो आप एक कंटेनर में पानी लेते हो, आप गैस चलाते हो और पानी उबल रहा है, पानी गर्म हो गया। अब गर्म होने के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? एक ओपन कंटेनर में पानी गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि वो वेसल भी गर्म हो गया, उसके अंदर का पानी भी गर्म हो गया, और जो आपने जिस गैस जो बर्नर चलाया था उसके इर्द गिर्द वाला एरिया भी गर्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे आप सिर्फ आग जला रहे हो बस उतना ही पार्ट गर्म हुआ, क्या उसके इर्द गिर्द हीट नहीं जाती? तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? हीट ट्रांसफर हो रही है। सिस्टम क्या है? सिस्टम तो बस एक वेसल है आपका। ये कंटेनर था हमारा, हमने एक कंटेनर लिया, ये हमारा कंटेनर था, इस कंटेनर में हम पानी रख रहे हैं, यहाँ से दिस इज योर ओपन कंटेनर। अब क्या हो रहा है? पानी यहाँ वेपर बन के उड़ रहा है। तो यहाँ पे कि जो आपने बर्नर लगाया, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे आसपास का जो एरिया है ये गर्म हो गया पूरा। तो इससे ऑब्जर्व क्या हो रहा है? वैसल भी गर्म हो रहा है, अंदर का जो पानी है वो भी गर्म हो रहा है, इसके आसपास का एरिया भी गर्म हो रहा है। तो हमारे लिए तो सिर्फ सिस्टम ये है ना। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हीट जो है वो सिस्टम से कहाँ जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है, या सराउंडिंग की हीट सिस्टम में भी आ सकती है। बेसिकली व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, तो हीट आपकी फ्लो करती है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लो अगर सिस्टम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हीट फ्लो करनी शुरू हो जाएगी अंदर से बाहर की तरफ। चलो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। अभी बस आप इतना ही समझो कि अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं, सिस्टम भी गर्म हो गया, इसके आसपास का एरिया भी गर्म हो गया, तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। दूसरी चीज़, अगर आप इस पानी को घंटों तक गर्म करते रहो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि फाइनली पानी ख़त्म ही हो जाएगा, कंटेनर खाली, तो पानी उड़ गया ना। पानी इज़ व्हाट? मैटर। सॉलिड लिक्विड गैसेस मैटर। तो यहाँ पे मैटर क्या हो रहा है? मैटर इज इवेपोरेटिंग। तो यहाँ दो चीज़ें सिस्टम सराउंडिंग में एक्सचेंज कर रही है, एनर्जी भी कर रही है और मैटर भी कर रही है। तो दैट इज़ व्हाट ओपन सिस्टम। एक ओपन सिस्टम वो जिसमें आप कोई भी रिएक्शन करो तो एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज करें। अब इसी में शर्त है कि मैं कंडीशन यही लगा रही हूँ, लेकिन मैंने अब इस बर्तन के ऊपर एक प्लेट ढक दी, एक टाइट लिड लगा दिया सपोज दैट। तो अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ, बहुत देर तक गर्म भी होता रहा और जल्दी गर्म हो गया। बेसिकली जो हम ओपन कंटेनर में पानी उबालते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन वहीं पे अगर हम क्लोज कंटेनर में उसको उबालें तो थोड़ा जल्दी उबल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेपर प्रेशर सिस्टम में रहती हैं, क्योंकि अब उड़ नहीं सकता ना पानी वहाँ से। तो अगर मान लो हमने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया तो हम देख रहे हैं कि एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन क्या आपका पानी जो है वो कम हुआ? अगर कम होता भी है तो उसके जो वॉल्यूम में डिफरेंस है वो बहुत ही कम आता है, ना के बराबर।
तो यहाँ ऑब्जर्व किया जाता है कि मैटर एक्सचेंज आपका नहीं हुआ, नो मैटर एक्सचेंज, सिर्फ एक्सचेंज क्या हुआ है, एनर्जी। तो अगर एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है, क्लोज्ड सिस्टम। तो दो सिस्टम हो गए, एक ओपन एक क्लोज्ड। ओपन सिस्टम में मैटर एनर्जी बोथ एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। लेकिन क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। एंड थर्ड टाइप इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम जैसे सपोज करो थर्मस फ्लास्क ले लो आप, वो फ्लास्क आते हैं ना जिसमें हम अगर चाय रखें तो गर्म ही रहती है, ठंडा पानी रखें तो ठंडा ही रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर मान लो आप एक नॉर्मल कंटेनर, एक गिलास ठंडा पानी लो और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसे रख दो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएगा। पहले वो ठंडा था, वो नॉर्मल टेम्परेचर अटेन कर लेगा। तो यहाँ पे पहले टेम्परेचर बहुत कम था, आपने इसको रखा, थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया, तो ठंडे से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया। लेकिन अगर आप इसी को थर्मस फ्लास्क में रखोगे, तो थर्मस फ्लास्क में गर्म रखोगे तो गर्म ही रहेगा, ठंडा रखोगे तो ठंडा ही रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती हैं, जो आपका थर्मस फ्लास्क होता है उसकी वॉल्स जो होती हैं, दे आर नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। ये ऐसी वॉल्स होती हैं जो हीट को सिस्टम से सराउंडिंग में जाने नहीं देती, या फिर सराउंडिंग की हीट को सिस्टम में एंटर करने नहीं देती। तो अगर आपकी हीट ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। दूसरी बात, कंटेनर तो पहले से ही क्लोज्ड है, तो जितना अमाउंट आप रखोगे वो उतना का उतना ही रहेगा, मैटर तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता, ना मैटर एक्सचेंज होगा, ना ही एनर्जी। तो अब आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ओपन सिस्टम लाइक सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl रिएक्ट करवाओ एक नॉर्मल टेस्ट ट्यूब में, इट विल फॉर्म CO2, और CO2 क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो CO2 उड़ गया, तो आपका मैटर कम हुआ नहीं हुआ, हुआ। और इस रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी चेंजेस होंगे वो भी आपके सिस्टम से सराउंडिंग में एक्सचेंज करेंगे ही करेंगे, बिकॉज इट इज़ ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में मैटर एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा, सराउंडिंग से सिस्टम में भी जा सकते हैं। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर डू नॉट एक्सचेंज बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड। एंड आइसोलेटेड सिस्टम में आपकी वॉल्स जो हैं वो एडियाबैटिक वॉल्स होने के कारण हमारे ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, ना ही मैटर, नथिंग इज एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अब नथिंग का मतलब है ना मैटर और ना ही एनर्जी। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करी जाए तो इस दुनिया में कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेट नहीं है। जैसे अगर आप फ्लास्क लेते हो, थर्मस फ्लास्क, उसमें आप गर्म चाय रखोगे तो वो कितने कब तक गर्म रहेगी, एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन या 2 दिन, 3 दिन, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो फाइनली जन्मों जन्म तक गर्म ही रहे। तो इसका मतलब क्या है, उसने भी हीट को ट्रांसफ़र किया होगा, लेकिन उसके हीट फ्लो करने का रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, ऐसे नॉर्मल बोल सकते हैं उसको, जैसे थ्योरेटिकली बोल दिया जाता है कि थर्मस फ्लास्क एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफ़र करने का रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। क्योंकि अगर स्लो नहीं होता तब तो वो एकदम से ठंडा हो जाता, या ठंडी चीज़ रखेंगे एकदम से गर्म हो जाएगी। अगर वो टाइम ले रही है, इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज उसमें बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हम परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट आइसोलेशन में नहीं है। परफेक्ट आइसोलेशन में आप एक ही चीज़ बोल सकते हो, दैट इज़ ओनली यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी एनर्जी इसी के अंदर है, या एनर्जी यहीं से यहीं ट्रांसफ़र हो रही है। यूनिवर्स की एनर्जी तो बाहर जा ही नहीं सकती ना। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ओनली सिंगल विच इज़ यूनिवर्स। उसके अलावा दुनिया में कोई भी चीज़ आइसोलेटेड परफेक्ट नहीं है। बाकी थर्मस फ्लास्क को आप आइसोलेटेड बोल सकते हो, क्योंकि परफेक्टली आइसोलेटेड तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। So basically there are 3 type of system: open system, closed system and isolated system. और हम सिस्टम को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम आपके वो सिस्टम होते हैं जिस सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का मैटर हो, या सॉलिड या लिक्विड या गैस, या फिर अगर आप सॉल्यूशन भरते हो तो वो मिसिबल सॉल्यूशन होने चाहिए। जैसे पानी में नमक घोल दिया तो घोलने के बाद वो बनाएगा होमोजीनियस मिक्सचर, आपको पता ही नहीं चलेगा उसमें नमक घुला हुआ है या चीनी। तो आप एक टाइप से बोल सकते हो, इफ़ मिक्सचर इज़
इफ मिक्सचर इज प्रेजेंट इन द सिस्टम इट मस्ट बी होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस सिस्टम वो होते हैं जिसमें एक ही टाइप का मैटर है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, या फिर कोई होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसके अंदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, लाइक ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। इस टाइप का कोई भी एक सॉल्यूशन आप ले लो जिसमें आपको अलग अलग फेसेस दिखाई दें, वो हेट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं आपके। नेक्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैक्रो देखो, मैक्रो वर्ड का मतलब क्या? मैक्रो मीन्स बड़ा, तो जो बड़ी चीज़ों के साथ डील करे, दोज प्रॉपर्टीज डील्स इन बल्क, ज़्यादा अमाउंट के साथ जो डील करें, उन प्रॉपर्टीज़ को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। और इस चैप्टर में बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक डील्स ओनली विद बल्क प्रॉपर्टी, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ के साथ काम नहीं करता। जैसे कि मान लो पानी, अगर आप एक बूंद पानी लेते हो तो उस एक बूंद पानी की डेंसिटी नहीं बताई जा सकती, वॉल्यूम नहीं बताया जा सकता, मास नहीं बताया जा सकता। तो क्योंकि वन पार्टिकल डजंट डिफाइन एनीथिंग, तो इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स में हम बल्क प्रॉपर्टी के साथ काम करते हैं। मतलब जब आप अमाउंट मैटर खूब सारा लोगे तब हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। लाइक वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी, प्रेशर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी बल्क प्रॉपर्टी हैं। क्योंकि इनमें अगर आप एक पार्टिकल लेते हो तो एक पार्टिकल की ना डेंसिटी बताई जा सकती है, ना मास बताया जा सकता है, ना प्रेशर, ना टेम्परेचर, ना वॉल्यूम। तो इससे पहले चैप्टर्स में आपने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ डील किया है, जैसे एटॉमिक प्रॉपर्टी हो गई आपकी, एटॉमिक प्रॉपर्टी लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते थे, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम एक एटम को इलेक्ट्रॉन दिया करते थे। तो हम वहाँ सिंगल एटम के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंगल एटम के साथ काम नहीं करने वाले हैं, हम ज़्यादा अमाउंट के साथ काम करने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद बल्क प्रॉपर्टी एंड इट मे कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। तो अब इन सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ हम डील करने वाले हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेट्रा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करी जाए तो दो प्रॉपर्टीज़ और आपके लिए मेन हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती हैं ऑन द अमाउंट, ऑन द मैटर। लाइक सपोज करते हैं कि आपने एक कंटेनर लिया, ये एक कंटेनर है और इसमें मैंने सपोज 2 लीटर पानी भरा हुआ है। अब नाउ दिस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, 2 लीटर इसका वॉल्यूम है। सपोज करो अगर मैं इसको काट दूं बीच में से, मैं इसको हाफ कर देती हूँ, तो क्या अब भी अमाउंट 2 लीटर ही रहेगा? नहीं, इट विल गेट चेंज, दोनों के अंदर एक एक लीटर अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम को डिवाइड किया, तो आपकी प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो गई। लेकिन सपोज करो कि अगर इसी पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, अगर मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसमें पानी रखा है और वाटर का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं सिस्टम को बीच में से 2 बराबर हिस्सों में काट दूं, तो क्या 12.5 टेम्परेचर हो जाएगा? सोचो, बिल्कुल नहीं, दोनों का 25 ही रहने वाला है। तो यानी कि टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट को डिवाइड करने पे डिवाइड नहीं हुई, लेकिन वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो अमाउंट को डिवाइड करने पे डिवाइड हो गई। तो यहाँ दो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ वो जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं और कुछ वो जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं। अब जैसे वॉल्यूम, ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, मैं जैसे ही इसको हाफ करूँगी दोनों में एक एक लीटर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर तो हाफ करने से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है? इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ एक्सटेंसिव और कुछ इंटेंसिव। एक्सटेंसिव वो दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द मैटर और अमाउंट ऑफ द सिस्टम, लाइक वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गए। मान लो आपके पास एक सिस्टम है, उसके अंदर 1000 मोल्स हैं, और उस एक बड़ा सा कंटेनर था, उसके अंदर 1000 मोल्स थे। मैंने उसी को डिवाइड करके दो छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल दिया, तो अब क्या दोनों के अंदर 1000 मोल्स ही रहेंगे? वो तो डिवाइड हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे अगर मैं एग्जैक्टली हाफ लेती हूँ तो।
हीट कैपेसिटी, ये कुछ नई टर्म्स हैं जिनको आप आगे डिस्कस करेंगे। एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, हीट, चार्ज, एनर्जी। अब एनर्जी भी देखो, अगर मान लो मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा है, लाइक आई हैव ब्लॉक ऑफ लेड और एनीथिंग लाइक दिस इज ब्लॉक, ये एक छोटा ब्लॉक है और एक ये बड़ा ब्लॉक है, इसको मुझे यहाँ गर्म करना है और मुझे इसको भी गर्म करना है, तो ये वाला ब्लॉक जल्दी गर्म हो जाएगा, इसमें हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो गई। इसको ट्रांसफ़र होने में टाइम लग रहा है बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है। तो यानी एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी हुई, हीट कैसी प्रॉपर्टी हुई, एक्सटेंसिव, ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। लेकिन वहीं पे अगर हम प्रेशर की बात करें, सपोज दैट मैं बैठी हूँ, मेरे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है 180 atm, तो मेरे सिर पे भी उतना ही काम कर रहा है वो प्रेशर, मेरे हाथ पे भी उतना ही काम कर रहा है। ऐसा तो है नहीं अलग अलग बॉडी पार्ट पे अलग अलग काम कर रहा है, हर जगह इक्वली काम कर रहा है। अब मेरे बॉडी को अगर मान लो 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो क्या प्रेशर डिवाइड हो जाएगा? वो तो हर जगह बराबर ही काम करेगा। सो प्रेशर इज कौन से टाइप की प्रॉपर्टी होगी? प्रेशर इज लाइक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो आई थिंक नाउ आपको क्लियर हो गया होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी दोज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सिस्टम, और एक्सटेंसिव वो जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। इंटेंसिव जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वेपर प्रेशर एक्सेट्रा।